जय हिंद मेरे अग्निवीर भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए प्रैक्टिस सेट में। इसमें हम जो 1 जून का पेपर होगा, 1 जून के बाद जो भी पेपर होंगे इस टाइप के पेपर बनने वाले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। आप बोलोगे भाई हार्ड पेपर बनता है, हार्ड कुछ नहीं होता, सेम टू सेम ऐसे टाइप के सवाल आएंगे। इसके बाद अब जब आपका एग्जाम हो जाए वो बंदा आके कमेंट भी करेगा बाकायदा, आप देखना कि सेम सवाल आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो भाई जो भी सीरियस बंदा है, जो इसको नहीं पढ़ना वो तो अभी छोड़ सकता है, लेकिन 50 में से मुझे फाइनल स्कोर इसमें से बता के जाना। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो गया नहीं होगा। तो 50 में से अपना स्कोर बता के जाना और आखिरी तक ज़रूर देखना भाई, यहाँ तक आ गए हो और पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आर्मी की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री करवा रही है, फ्री करवा रखी है। और लाइक कर दो, लाइक सब्सक्राइब शुरुआत में कह देते हैं आपको, और भाई कर दिया करो यार, इतना हाथ मत बीचो तुम, ठीक है। कहाँ जाओगे, एक भी रुपये नहीं लगता लाइक सब्सक्राइब करने का, तो कर दिया करो। वर्ष 2026 में भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, COAS क्या है भाई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो COAS कौन है भाई, थल सेना के अध्यक्ष कौन है, पूछता है क्योंकि आर्मी का ये एग्जाम है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है भाई, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नीचे देख लो, जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के प्रमुख है। जनरल अनिल चौहान वर्तमान में कौन है, CDS है। लेकिन जब आपका अब क्या है, 30 मई के बाद एग्जाम होगा, तो 30 मई 2026 के बाद कौन बन जाएंगे, 30 मई 2026 के बाद पूछेगी वर्तमान CDS कौन है, तो सुब्रमणि, NS सुब्रमणि हो जाएगा। तो इन सवालों को पहले खुद करके देखो भाई, आपका स्कोर जो है वो कमेंट में बताना, मैं इनको रखता हूँ छुपा के। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है, जहाँ क्या है भाई, भारतीय सेना के जवान तैनात रहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है कौन सी है ये, तो क्या है, जहाँ भारतीय सेना के जवान तैनात रहते हैं। तो कौन सी जगह है भाई, वो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। व्याख्या पढ़ो कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य युद्ध क्षेत्र है, जो समुद्र तल से लगभग कितने भाई, 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। देख लो कितनी ऊंचाई है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल देखो भाई कि सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, यह किस उपनिषद के द्वारा लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मैंने आपको बताया था, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है भाई, अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, सत्यमेव जयते अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हमारे क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखो मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल आ गया, भाखड़ा नांगलबाद भारत के किस राज्य पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगलबाद कहाँ पे बनाया गया है मेरे लाडले भाई, सतलुज नदी पर बनाया गया है। और जिस भाई का भी जीके में स्कोर नहीं बढ़ रहा है ना, एक बार चैनल की प्लेलिस्ट खोलना, उसमें आपको 10 से 12 वीडियो है जीके की, वो देख के जाओ आराम से। मैं कह रहा हूँ भाई 10 से प्लस स्कोर करके आओगे। इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई, अब इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तभी भाई जो है बात बन पाएगी अपनी, ठीक है। तो इतनी तो मेहनत के लिए मैं कहूँगा भी भाई। आप पूछ रहे हैं किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहता है, 5 नदियों की भूमि, पंजाब। पैसे 5 और पैसे क्या है, पंजाब। तो 5 नदियों की भूमि कौन सी है भाई, पंजाब। पंजाब का नाम फारसी पंज, 5 आब मतलब पानी है, नदी से मिलकर बना है। 5 नदियों जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है, दिख गए। नेक्स्ट देखो भाई, कथकली किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मैंने शास्त्रीय नृत्य भी सारे करवा रखे हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ के हैं, केरल के हैं। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 7वें नंबर का। पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, पूछ ले कब हुई थी। तो 1526 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी ये पूछ रहा है, तो किन किन के बीच में हुई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। चलते नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। इसी से देख लो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई लड़ाई, बाबर ने लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हराया और क्या है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब आपसे पूछ लेगा किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद 1526 में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है भाई, गोवा है, ठीक है। और सबसे बड़ा राज्य पूछ ले तो अपना प्यारा राजस्थान है। सारे राज्य प्यारे हैं भाई हिंदुस्तान के। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो भाई गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव। गीत गोविंद के लेखक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव थे। इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के क्या है भाई, प्रेम का वर्णन है। किसमें, गीत गोविंदम में वर्णन है। गीत गोविंदम के रचयिता पूछ रहा है तो कौन है भाई, जयदेव है। नेक्स्ट सवाल देखो, किस भारत के किस शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर को क्या है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी पूछ ले तो जयपुर को महाराज सवाई राम सिंह के समय प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए गुलाबी रंग से रंगवाया था।
देख लो, प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए। नेक्स्ट वाला देखो भाई कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसको छोड़ना मत, भगने की नहीं होनी चाहिए उतावड़ तुम्हें। अब कोड बताऊंगा बीच में, कोड और कमेंट करके जाना और फिर स्कोर लिख के जाना, फिर मैं बता दूंगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तुम्हारा। ड्रो मत, सबसे पहले जो डर गया वो तो वहीं हार गया। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह पूछ ले तो मेरे भाई बुध। सबसे बड़ा उपग्रह पूछ ले तो गैनीमीड। भगिनी ग्रह पूछ ले तो, ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ, ये बार बार पूछे जाते हैं भाई। शुक्र। लाल ग्रह पूछ ले तो मंगल। अभी इतना तो याद होना चाहिए भाई। भारत छोड़ो आंदोलन की भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा कब की गई? तो 1942 में। क्या भाई? 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के मैदान में गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की। और इसी में क्या नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया। इसी में क्या बोले भाई? अब करो या मरो, अब करो या मरो का नारा दिया। अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई। अब थ्योरी पे ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूँगा मैं, क्योंकि अपने ने थ्योरी पढ़ ली है अच्छे से। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो पहले कौन सी थी? कोलंबो। और अब क्या? जयवर्धनेपुरे कोटे। व्याख्या में देखिए 2 तरीके से होती हैं ये। तो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे श्रीलंका की क्या है? प्रशासनिक राजधानी है। अब पूछ ले श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो श्री जयवर्धनपुरे कोटे, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। और पूछ ले कि वाणिज्यिक कॉमर्शियल पूछ ले तो कौन सी है भाई? कोलंबो। कॉमर्शियल पूछ ले तो कौन सी है? कोलंबो। नेक्स्ट सवाल देखो मेरे भाई। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संवैधानिक सलाहकार मेरे साथ साथ बोलो BN राव। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। ये चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए। कुल खर्च 64 लाख। अब ये चीज़ें जिसके दिमाग में चल रही है ना, सीधा संविधान का नाम आती है तो वो फोड़ के आएगा वहाँ पे। ठीक है। स्पर्शता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। समान नागरिक संहिता ये हो जाएगा अनुच्छेद 44। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 में। ऐसे ऐसे बोलते चलो बस अनुच्छेद भी। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल देखते हैं। साइंस पे आ जाओ अब। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है भाई? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट ये होता है। अब नेक्स्ट देखो कि चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने करी थी? तो एडवर्ड जेनर ने करी थी। एडवर्ड जेनर ने क्या है भाई? ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 1796 में दुनिया के पहले टीके चेचक के टीके का आविष्कार किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट वाले देखो। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो भाई सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? देखो बस सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा है इसमें से? तो चांदी हो जाएगी। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, जिसके कारण क्या है? इसका प्रतिरोध न्यूनतम और चालकता सबसे अधिक होती है। आप पूछ ले कि क्यों चांदी ही क्यों है? क्योंकि चांदी में क्या है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? सर्वाधिक होती है। जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा ना मेरे भाई, वहाँ क्या है? बिजली का प्रवाह भी अच्छा होगा, विद्युत चालकता अधिक होगी और प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि बिजली ज़्यादा बहेगी। बिजली धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है उसी को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो बिजली ज़्यादा बहेगी, आराम से फ्लो कर रही है बिजली। यहाँ ये कोई तार है, इसमें से बिजली बह रही है आराम से। ठीक है, कोई प्रतिरोध नहीं है। तो ये क्या है भाई? ये कौन सी है? चांदी में क्या है? प्रतिरोध तो कम होता है, मतलब कोई रुकावट नहीं होती बीच में। और क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो क्या है? तेज़ी से और बढ़िया तरीके से फ्लो होता है बिजली का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखो कि वायु में ध्वनि की चाल सामान्यतः कितनी होती है? तो ये देखते ही पता लग जाना चाहिए 332 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि बार बार आ रहा है ये। नेक्स्ट सवाल देखो। सोडियम धातु को किस तरल पदार्थ के अंदर डुबो के रखा जाता है? सोडियम को किस में डुबो के रखा जाता है भाई? मिट्टी के तेल में, या कैरोसिन भी कहते हैं। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते क्या है? सोडियम आग पकड़ देती है। सोडियम क्या है भाई? एक सॉफ्ट धातु भी है। पूछ ले कौन सी सॉफ्ट धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? तो अपना चाकू थोड़ा अलग तरीके का होता है, इस चाकू से भी क्या है? सोडियम को काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम क्या है? अत्यधिक क्रियाशील धातु है। हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही सोडियम क्या है? आग पकड़ लेती है। तो कैरोसिन में क्यों रखा जाता है? ताकि वो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नमी से क्या है? क्रिया न करे। अब नेक्स्ट पूछ रहा है भाई, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4। मैंने आपको pH स्केल बताया था, ये 7 है। 7 पे उदासीन, 0 से 7 पे क्या होता है? अम्लीय, 7 से 14 पे क्या होता है? क्षारीय। खोज किसने करी? सोरेनसन ने करी। और pH स्केल पे कुल मान कितने होते हैं? तो 0 से 14, यानी कि 7.4 है। 7.4 कहीं यहाँ पे होगा, तो 7.4 का मतलब क्या है भाई? हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय। नेक्स्ट सवाल देखो
कि ग्लोबल वार्मिंग, किस गैस को ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी के बढ़ते तापमान के लिए मुख्य जिम्मेदार माना जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी के बढ़ते तापमान के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो भाई CO2 है। कौन सी है जिम्मेदार है, CO2 है। CO2 क्या है, एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो सूर्य की गर्मी को रोक लेती है। सूर्य की गर्मी को क्या है भाई, वातावरण में ही रोक लेती है। तो क्या वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी क्या है, बढ़ जाएगी अपने आप ही। तो पेंसिल की लीड बनाने में किस कार्बन के रूप का प्रयोग किया जाता है, पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा रूप है जो क्या है, मुलायम, चिकना और विद्युत का सुचालक होता है। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 24वां सवाल आ गया भाई, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है भाई, आपकी शक्ति कहलाती है। ऊर्जा और कार्य के वो पूछ ले, इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगा भाई, जूल। बल का मात्रक पूछ ले तो न्यूटन, दाब का मात्रक पूछ ले तो पास्कल, और शक्ति का पूछ ले तो वाट। ये लिख रखा ना, इसका मात्रक क्या है, वाट है। शक्ति का मात्रक पूछ ले तो वाट है। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को आप कितने समय लेते हो कोई कार्य करने में, ठीक है, तो आपकी शक्ति क्या है, इसी से पता चलेगी। आप 1 बीघा के खेत को 4 दिन में काटते हो, आपका भाई, आप 1 बीघा खेत को 4 दिन में काटते हो, आपका भाई 1 बीघा के खेत को 5 दिन में काटता है। तो किसकी शक्ति ज़्यादा होगी भाई, आपकी शक्ति ज़्यादा मानेंगे। ठीक है, चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखिए, शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है। शुद्ध पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 26वां, दूध की शुद्धता मापने या उसमें पानी की मात्रा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता को जब भी मापे या पानी की मात्रा को किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट वाले को, हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है, तो गुर्दा या वृक्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, निम्न में से कौन सा एक अधातु है लेकिन फिर भी चमकीला है। अधातु क्या है भाई, नॉर्मली साधारणतः अधातु क्या होती है भाई, चमकीली नहीं होती, लेकिन कौन सी एक अधातु है जो चमकीली है, अधातु होके भी चमकीली। तो भाई अधातु होते हुए चमकीली कौन सी है, तो आयोडीन हो जाएगी, आयोडीन हो जाएगी। नेक्स्ट वाले को भाई, गेंगा रोग किस विटामिन की कमी, किस विटामिन नहीं, किसकी कमी से होता है। गेंगा रोग शरीर में किसकी कमी से होता है और गला सूख जाता है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है भाई, भोजन में जब भी आपके आयोडीन की कमी आएगी तो क्या हो जाएगी, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गेंगा रोग होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का क्या आकार बढ़ जाता है और गेंगा या गलगंड रोग कहते हैं। 30वां सवाल देखते हैं भाई, पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा सोखे गए पानी या खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने वाला उत्तक कौन सा है, तो भाई कौन सा है, जब भी जल पहुंचाए ना पेड़ पौधों में तो क्या आ जाएगा, जाइलम, और भोजन को पहुंचाने के बाद आज की तो क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। 31वां सवाल देखते हैं, चलो ये दे दिया भाई, x/5 बराबर 20/x, और x की वैल्यू पूछ ली। ये x क्या है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा क्रॉस में, x² बराबर क्या आ गया 100। x का मान क्या हो जाएगा, √100, √100 का मान क्या हो जाता है भाई, 10 हो जाता है। ऐसे जल्दी जल्दी करके निकलते हैं। चलो 2/5 प्लस 1/3 को क्या है, जुड़वा रहा है, 2/5 और 1/3 को जुड़वा रहा है। 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 15 से कितनी बार हो जाएगा, 3, और 3 दूनी 6। ये कितनी बार हो जाएगा, 15 से 3 5 बार हो जाएगा, और 5 एकम 5, यानी कितना आ जाएगा, 11/15। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले खुद पोज करके कर लेना भाई, उसके बाद ही चलाना, ठीक है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है। क्या है इसका, चारों ओर तार लगाने के लिए खर्च क्या करने के लिए इसका परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना कितना हो जाएगा भाई, 30 + 20, यानी कि 100 मीटर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, 100 मीटर, तो 100 मीटर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, 800 रुपये में किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। 800 रुपये की किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, 800 रुपये की कोई वस्तु है। अब आपको पता हो 10% कितना हो जाएगा, 800 का 80 हो जाएगा, 800 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा ही आपका 720 रुपये आ जाएगा। लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता है, तो 800 की कोई वस्तु है, ये अपने आप में कितनी है भाई, 100% है। 10% की हानि पे बेचा गया, यानी कि 90% पे बेचा गया, तो परसेंट हटा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट के 9 8 72, 720 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य या उससे पूछ रहा है। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है मेरे भाई, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4
5। अब औसत पूछ रहा है तो सबको जोड़ दो और नीचे क्या है संख्याओं का भाग दे दो। 2 और 1 3 6 और 4 10 और 5 15। 15 में किसका भाग दे देंगे 5 का, तो औसत क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12 और 15 का HCF पूछ रहे हैं। HCF पूछे LCM पूछे, मैंने आपको मेथड बता दिया था। तो क्या लिखना है भाई, 12 को कैसे लिखना है, 12 को कैसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ देखो 2 6 2 3 3, यानी कि 2 का स्क्वायर और गुणा 3। 12 को कैसे लिख सकता हूँ भाई, 2 का स्क्वायर गुणा 3। 18 को कैसे लिख सकता हूँ भाई, 18 कैसे लिख सकता हूँ, 2 से जा रहा है 9 9 3, यानी 3 का स्क्वायर गुणा 2, 3 का स्क्वायर गुणा 2। अब क्या हो जाएगा, HCF में क्या देखनी है, सबसे छोटी पावर देखनी है जो कॉमन हो, वही क्या हो जाएगी HCF हो जाएगी। तो सबसे छोटी पावर जो इनमें कॉमन हो वो देखनी है, 3 का स्क्वायर गुणा 2 ऐसे लिखना है। तो सबसे छोटी पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 की पावर कितनी है सबसे छोटी 1 है, और 3 की पावर भी क्या है सबसे छोटी 1 है। तो HCF क्या आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा, आपका 6 सही जवाब हो जाएगा। चलते 37वें सवाल पे। एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, कर्ण ज्ञात करो। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, आधार का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 36 और 64। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अंडर रूट 100 का मान क्या होता है, ये 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। 45%, एक्स का 45% का मान दे रखा है 90, यानी 45। अब जिसको पता है कि 5% 1/20 होता है वो तो सीधा कर देगा कि 45% क्या हो जाएगा, ये 9 गुना हो रहा है तो 9/20। अब जिन भाइयों को नहीं पता है वो सीधा लिखो कि एक्स का 45% यानी कि 45/100 बराबर क्या दे रखा है 90 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, अब ये 45 से काटेंगे तो इधर ये गुण क्या हो जाएगा 100 गुणा 100/45, तो कितने बार कट जाएगा 2, तो संख्या क्या आ जाएगी 200 आ जाएगी आपके पास। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2.5 और 0.4 को गुणा करवा रहा है, तो इसको गुणा कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसको आप खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 4:3 है। कुल विद्यार्थी दे रखे हैं 700, तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं 700, तो टोटल अनुपात का योग क्या आ जाएगा 7, 7 बराबर 700, 7 बराबर क्या आ जाएगा 700। तो 1 का मान क्या आ जाएगा भाई 100, 3 का मान आपसे पूछ रहा है, 3 का मान क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या पूछता तो 4 बराबर 400 हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते भाई। 41। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है भाई 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछ ले तो πr²। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, कितने वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों, देखो 3 गुना होने का मतलब है कि मतलब 10%, एक कोई चीज़ 10 रुपये है तो 30% 10 से कितनी करनी है 3 गुनी करनी है, यानी 30 करनी है। तो मतलब 200% बढ़ानी पड़ेगी, 200% बढ़ानी पड़ेगी। तो कितना समय लग जाएगा, ये 20 वर्षों का समय लग जाएगा। कैसे निकालेंगे देख लो, यहाँ पे ऐसे आप निकाल सकते हो। 43 सवाल भी चलते हैं भाई। इसमें पूछ रहा है कि x + 3 × x + 2। अब इसका क्या है, रूप पूछ रहा है, कैसे हो जाएगा ये। तो x + 3 लिख दो प्लस x + 2 लिख दो। अब ये क्या है, पहली संख्या को पहले से गुणा करो, यानी x को x से गुणा किया x² प्लस 2 को x से गुणा किया तो 2x। अब यहाँ से 3 को x से गुणा करो तो 3x, और क्या हो जाएगा ये 3 दूनी 6, यानी कि x² + 5x + 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फिर से समझ लो भाई, फिर से समझ लेना भाई, x + 3 और x + 2। ऐसा सवाल जब भी आपके पास आ जाए और विस्तारित रूप पूछे तो क्या है भाई, पहले को पहले से गुणा करो, x को x से गुणा किया तो x² प्लस x को 2 से गुणा किया तो 2x प्लस 3 को x से गुणा किया तो 3x, और इस 3 को 2 से गुणा किया तो 6, यानी कि x², 3 और 2 5, 5x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। एक ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की चाल कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदले तो क्या कर देंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 90 को क्या है भाई 5/18 से मैं गुणा करूँगा, 18 पंजू 90, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड। अब 1 सेकंड में कितना चल रहा है भाई, यहाँ देखो 1 सेकंड में 25 मीटर चल रहा है। अब पूछ रहा है 5 सेकंड में कितना चलेगा, तो 25 को 5 से गुणा कर दूंगा तो 25 25 ऐसा लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 125 मीटर
हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझे तो एक बार फिर देख लो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या चाल दे रखी है। जब भी इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे भाई? 18/5 से, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 से काटा 18×5 90, पचम 25 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में मैंने निकाल दी। अब पूछ रहा है 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो 25 को 5 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 125 मीटर हो जाएगा। 45वां सवाल और देख लो। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या है भाई? त्रिकोणमिति का नियम होता है थीटा, जब भी साइन स्क्वायर थीटा और थीटा का मान क्या हो? समान हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? ये 1 हो जाता है। तो ये याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। मैंने आपको कही भी थी एक वीडियो में कि ट्रिग्नोमेट्री की क्या है वो टेबल भी याद कर लेना आप, साइन कोस टेन वाली याद कर लेना, आज जाके नोट कर लेना। जिसने नहीं करी हो आज ही उसको याद करना है आपको, आज का होमवर्क रहेगा ये आपका। नेक्स्ट वाला देखो भाई, 4, 9, 16, 25, 36 खुद करो। ये जो भाई नहीं समझ पा रहा है देखो, 2 का ये 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर, 16 क्या है? 4 का स्क्वायर, 25 क्या है? 5 का स्क्वायर, 36 क्या है? 6 का स्क्वायर। अब अगला क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, चेयर को क्या लिख रहा है? DIB सी को क्या लिख रहा है? D, H को क्या लिख रहा है? I, A को क्या लिख रहा है? B, I को क्या लिख रहा है? J, R को क्या लिख रहा है? S। यानी कि मतलब समझे कि +1 कर रहा है। C से +1 किया तो D, H से +1 किया तो I, A से +1 किया तो B, I से +1 किया तो J, R से +1 किया तो S। +1 +1 +1 है भाई, +1 है। टेबल को मैंने लिखा। B से क्या हो जाएगा? 21, A से क्या हो जाएगा? B से क्या हो जाएगा? C, L 12 पे आता है, 13 पे M, E से क्या हो जाएगा? F। यानी UBCMF है कहीं पे ऑप्शन? UBCMF तो कहीं पे नहीं है, और होगा यही भाई, होगा यही। प्रत्येक अक्षर में क्या है भाई? 1 बढ़ाया गया है। तो टेबल में T से U, तो भाई B से C होगा ना, इसमें ऑप्शन गलत है तो अपना सही है वैसे जो निकाला है अपन ने। अब ये सवाल देखो, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा में क्या है? 8 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण दिशा में क्या है? 6 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से सीधे कितनी दूरी पर है? मतलब ये दूरी वो आपसे पूछना चाहता है। जब भी ऐसा बन जाए तो मैंने आपको बताया था कैसे करना है, कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई? √, कर्ण का मान निकालेगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 36, यानी √100। कर्ण का मान क्या आ जाएगा? √100 का हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये सवाल भाई आपका। नेक्स्ट सवाल देखो, दया का एक भाई अनिल है। दया का एक भाई क्या है? अनिल है। दया का एक भाई है अनिल। दया का एक भाई अनिल है। दया क्या है? चंद्रा का बेटा है। दया क्या है? दया चंद्रा का बेटा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये भाई बहन है, भाई है, तो ये क्या हो जाएंगे भाई? ये दोनों ही चंद्रा के बेटे हो जाएंगे। कौन है? विमल चंद्रा का पिता है। विमल चंद्रा का क्या है भाई? पिता है। तो विमल ऊपर आ जाएगा, चंद्रा के भी। एक बार नीचे लिखते हैं इसको। दया का एक भाई कौन है? अनिल है। दया का एक भाई अनिल है। दया क्या है? चंद्रा का बेटा है। दया किसका बेटा है भाई? चंद्रा का बेटा है। और चंद्रा क्या है? विमल क्या है? चंद्रा के पिता है। विमल क्या है? चंद्रा के पिता है। लिख रखा है वो पढ़ो। अनिल का विमल से क्या संबंध है? अनिल का विमल से क्या संबंधित है? विमल से क्या संबंध है भाई? बेटे का बेटा है, यानी कि पोता है, ग्रैंडसन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऑप्शन नंबर लास्ट सवाल आ गया भाई। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुने। तो विषम को कैसे चुनेंगे मेरे भाई? तो विषम देखो, बाकी सब में 31 दिन है, मार्च में, मई में और इनमें अप्रैल में क्या है? 30 दिन है। तो ये क्या हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। तो भाई आज का सेट में इतना ही। जय श्री राम, जय गौ माता। भाई आपका स्कोर 50 में से क्या रहा जरूर बताना। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ भाई। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा और सभी भाइयों का रिप्लाई करूँगा। जय श्री राम, जय गौ माता भाई।